वेलकम स्टूडेंट्स, शिक्षा संकल्प बाय विवेक सर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आपके हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं। हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मैंने ग्रामर की एक वन बाई वन वीडियो आपकी सिलेबस की मैंने दे दी है। साथ ही साथ क्षितिज के दो बैलों की कथा और कबीर की साखियां, इन पर भी मैंने वीडियो आपको दी है। लेकिन बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर हाफ ईयरली एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक वीडियो पूरी बना दीजिए जिसमें हमारा हाफ ईयरली का पूरा सिलेबस कवर हो जाए, हम एक बार देख लें और अपना एग्जाम दे दें, एग्जाम की तैयारी अलग से करने की जरूरत ना हो। आज मैं आपको पूरा जितना हाफ ईयरली सिलेबस है उसकी वीडियो पूरी एक बनाकर दे रहा हूं। केवल एक बार आप इस वीडियो को देखिए, एग्जाम देने जाइए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। तो स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी से। सबसे पहले हम ग्रामर के चैप्टर्स लेते हैं। ग्रामर में सबसे पहला चैप्टर है आपका उपसर्ग और प्रत्यय तथा समास। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उपसर्ग के बारे में। बेटा एग्जाम में ध्यान रखिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय इन दोनों में एक क्वेश्चन आता है, उपसर्ग दिया हुआ है और उससे दो शब्द बनाने हैं। एक क्वेश्चन आता है, शब्द दिया हुआ है, उसमें से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करके लिखना है। तो मैं कुछ ऐसे शब्द लिख रहा हूं जिनसे दो दो शब्द बनाकर लिखने हैं। संभावना है, मैं उम्मीद करके चलता हूं कि आप ऐसी तैयारी करेंगे तो परीक्षा निश्चित तौर पर अच्छी होगी। ये निश्चित नहीं है कि यही शब्द आएंगे, लेकिन लगभग लगभग आप ऐसे शब्दों की तैयारी कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं उपसर्ग में, इन उपसर्गों का प्रयोग करके दो दो शब्द बनाने हैं। कौन कौन सी उपसर्ग हो सकते हैं? अनु, आ, अधि, अप, अभी, को, ये इस तरह के शब्द। जैसे अनु, अनुमान, अनुराग। आ उपसर्ग है, आगमन, आजन्म। अधि, अध्यक्ष, अधिकार। अपशब्द है, अपराध, अपमान। अभिशब्द है, अभिमान, अभिनय। कुशब्द है, कुपुत्र, कुसंग। इस तरह के दो दो शब्द एग्जाम में बनाने के लिए आते हैं। अगर आपने ये कुछ शब्द हैं, जैसे मैंने लिखा है अनु है, आ है, अधि, अप, अभी, कु, अब। जैसे अब एक उपसर्ग कई बार प्रयोग होता है, अब उपसर्ग। जैसे अब का क्या होगा? अवतार, अवकाश। ठीक है। सु का हो सकता है सुपसर्ग। सु का क्या होगा? सुपुत्र, सुसंग। सुसंग का मतलब अच्छा संग। यह हो सकता है निर उपसर्ग, कई बार आता है। और निर में ध्यान रखिएगा, हलंत अगर है तो ये शब्द कैसे बनते हैं इसके? निर ऊपर ध वाले। निर्धन, निर्धन है, निर्जन है, निर्गम है, निर्बल है, इस तरह के शब्द इसके अंदर आते हैं। तो प्र है, जैसे परा शब्द आता है, पराउपसर्ग। पराउपसर्ग से दो शब्द, पराक्रम, पराजय। ठीक है। ये पराभव, पराधीन, इस तरह के शब्द इसके अंदर आएंगे। तो ये उपसर्ग में कुछ मैंने उपसर्ग लिखे हैं। ऐसे उपसर्गों को याद करके जाइए, इनसे दो दो शब्द तैयार करके जाइए, परीक्षा आपकी अच्छी हो जाएगी। आगे हम बढ़ते हैं उपसर्ग के बाद में प्रत्यय। देखिए प्रत्यय में आप देखिएगा, शब्द ऐसे ही मैंने बताया आपको, उपसर्ग कहां लगता है? शब्द के पहले, और प्रत्यय कहां पर लगता है? शब्द के बाद में। तो हम बात कर लेते हैं प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय है, प्रत्यय में क्या होता है? शब्द कोई भी प्रत्यय दी जाएगी और उस प्रत्यय को प्रयोग करते हुए कोई दो शब्द बनाने। ध्यान रखिएगा, प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। जैसे ई प्रत्यय, आई प्रत्यय, आउ प्रत्यय, इन प्रत्यय, इक प्रत्यय। ठीक है। ता प्रत्यय। ये जैसे प्रत्यय हैं, इस तरह के प्रत्यय, जैसे आपने और शब्द भी बहुत सारी प्रत्यय आपने पढ़ी होंगी, इस तरह की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आवट मुझे और याद आती जाती है, मैं उसी तरह से आपको बताता जाऊंगा। जैसे ई प्रत्यय, ध्यान रखिएगा, ई प्रत्यय कैसे होगा? शब्द बनेंगे दो, दानी और मानी। तो मूल शब्द क्या है इसमें? दान, और ई प्रत्यय लग जाएगा तो शब्द हो जाएगा दानी। ऐसे मानी, मान शब्द है, ई प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगी? शब्द क्या बनेगा? मानी। आई में, जैसे आपने कहा यहां पर आई, आई अंत में उच्चारण आई आएगा। कैसे आएगा? पिटाई, कुटाई,
पढ़ाई, इस तरह के जो शब्द हैं वो आएंगे आई प्रत्यय में। आगे चलते हैं, आऊ। आऊ प्रत्यय में कमाऊ और जिसे कहते हैं कमाऊ, और एक शब्द हो सकता है जैसे और एक कुछ ऐसे शब्द और भी मिल सकते हैं, उसको आप प्रैक्टिस एक बार कर सकते हैं। इन प्रत्यय में जैसे नागिन, बाघिन, ठीक है, इस तरह के शब्द जो आएंगे वो इसके अंदर आएंगे। इक प्रत्यय, इक प्रत्यय जहां पर आएगा सामाजिक, नागरिक, नैतिक, राजनैतिक, ये इक प्रत्यय इन सभी के अंदर आएगा। ता आ गया, ता प्रत्यय अंत में आएगा शब्दों के। कैसे आएगा? सामाजिकता, नागरिकता, ठीक है, या इस तरह का शब्द आएगा आवट। आवट किस में होता है? लिखावट, बनावट, सजावट, इस तरह का शब्द हो सकता है। तो ये जितने शब्द मैंने यहाँ पर लिखे ये सब क्या है? प्रत्यय। और ये प्रत्यय कहाँ पर लगती हैं? शब्दों के बाद में। तो इनसे दो शब्द प्रयोग करने हैं, इनको तैयार करके जाइएगा। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, जो शब्द मैं यहाँ पर लिख रहा हूं जरूरी नहीं है कि वो परीक्षा में आएंगे, लेकिन इस तरह के शब्द तैयार करके जाइए। ये परीक्षा के लिए अच्छे शब्द हैं, ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय में। अगर मैं कहूं कि इसमें एक क्वेश्चन तो मैंने बता दिया आपको, इन पर शब्द आता है और आपको अलग अलग करना है। अब वो क्वेश्चन क्या है? कोई भी शब्द है उसमें से उपसर्ग और प्रत्यय आपको अलग अलग करने हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं अपराध शब्द है, अपराध में क्या होगा? ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे प्लस लिखते हैं, बेटा वो प्लस संधि में लिखा जाता है, प्लस करके मत लिखिएगा। यहां पर अपराध शब्द है तो आपको क्या लिखना है? यहां पर उपसर्ग अप और मूल शब्द क्या है? राग, ठीक है। ऐसे ही आप कोई शब्द और लीजिए, अभिमान शब्द है, मान लीजिए अभिमान, इसमें से उपसर्ग क्या है? कैसे लिखेंगे? ये मैं बता रहा हूं आपको लिखना कैसे। कई बार बच्चे गलती से प्लस लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा, कभी भी उपसर्ग प्रत्यय में प्लस नहीं लिखा जाता। अगर उपसर्ग प्रत्यय में आप प्लस लिखते हैं तो वो संधि का रूल हो जाएगा, वहां गलत होगा, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उपसर्ग इसके अंदर शब्द है अभिमान, इसके अंदर उपसर्ग क्या है? अभी, और प्रत्यय इसमें मूल शब्द क्या है? यहां पर मूल शब्द मान। तो इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कुसंग है तो को उपसर्ग है, संग मूल शब्द है। जैसे मैंने बताया था अवतार, अब उपसर्ग है, तार शब्द है। जैसे मैंने बताया था जैसे अभी शब्द लिखा था अभिमान, अभिनय, अभी उपसर्ग है, नए मूल शब्द है। अगर आप बात करेंगे जैसे अपराध पर आया था, अभिमान पर आया था, अधिकार पर आया था, ठीक है। इसी तरह के जितने भी शब्द हैं इसको भी आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग करना, इसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा। लगभग लगभग जो मैंने शब्द बताए हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं और एग्जाम में आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक बार यहाँ पर इसी तरह से प्रत्यय पर। तो मैंने अभी आपको ध्यान होगा, आपको बताया था प्रत्यय कैसे आता है एग्जाम में। प्रत्यय कोई शब्द लिखा होगा और आपसे कहा जाएगा इसमें मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, उपसर्ग और प्रत्यय को अलग करते समय प्लस का इस्तेमाल मत करिएगा, ये गलत होता है। अब हम बात कर लें एक बार जरा प्रत्यय की। मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए शब्द आ गया, जैसे मैंने अभी बताया था मिठाई, तो इसमें मूल शब्द क्या है? देखिए इसमें पहले मूल शब्द है क्योंकि प्रत्यय बाद में है। मूल शब्द, मूल शब्द क्या है? यहां पर मीठा। मीठा नहीं होता बेटा, ध्यान रखना, बहुत बच्चे मिठाई में मीठा लिख देंगे, नहीं, मूल शब्द है मीठा। और प्रत्यय यहां पर क्या है? प्रत्यय है यहां पर आई, ठीक है। जैसे अभी एक शब्द आता है नागिन, नागिन शब्द, इसमें मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है नाग। देखिए ध्यान रखिएगा, मूल शब्द नाग ही है, लेकिन जब इन प्रत्यय लग जाएगा उसके अंदर
तो क्या हो जाएगा, प्रत्यय क्या लगी इसके अंदर, इन। इन प्रत्यय लगाएंगे तो नागिन, बाघिन, इस तरह के शब्द उसके अंदर इन प्रत्यय से बनेंगे। एक मैंने अभी अभी आपको शब्द बताया था, आपको याद होगा, जिसका मैंने प्रयोग किया था, दानी, मानी, अभिमानी, इस तरह के जो शब्द हैं उनमें क्या होता है, वो जरा एक बार वो भी देख लीजिए। देखिए अभी मैंने शब्द बनाया था एक दान, और इसके साथ में मूल शब्द है दान, और प्रत्यय लगा दिया आपने इसमें ई, क्या शब्द बन गया, दानी। मान शब्द है, मूल शब्द है मान, इसमें ई प्रत्यय लग गया है, क्या बन गया है, मानी। यहां पर प्लस का इस्तेमाल मत करिएगा, ध्यान रखिएगा एग्जाम में कैसे लिखा जाता है, मूल शब्द दान, प्रत्यय ई, शब्द होगा मानी या अभिमानी या दानी, इस तरह के शब्द आपके प्रयोग करेंगे, इस तरह से प्रत्यय भी आपके तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट इसी का एक पार्ट है समास, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसे सुन लीजिए, और जितनी मैं एक बार तैयारी करा रहा हूं इसको पूरी एक बार अच्छी से तैयार करके जाइए। मैं निश्चित कह रहा हूं आपका बोर्ड का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, और आपका तो नियरेस्ट हाफ ईयरली एग्जाम है, 100% आपकी तैयारी हो जाएगी। तो हम बात कर लेते हैं एक बार यहां पर समास, इसको जरा बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा सभी स्टूडेंट, और मैं वो चीज बता रहा हूं जो बहुत शॉर्ट में है और आसानी से आप इसे कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं समास की, तो समास में हेडिंग डाल देते हैं यहां पर समास। बेटा जो मैं बता रहा हूं समास को बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। समास में दो तरह का क्वेश्चन आता है, समास विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए, समस्त पद बनाइए और समास का नाम बताइए, दो तरह से आता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तत्पुरुष समास। ध्यान रखिएगा तत्पुरुष समास यहां पर है, और तत्पुरुष समास की एक आसान पहचान है, समास विग्रह जब भी आप किसी शब्द का करेंगे, अगर उसके बीच में किसी प्रकार का कोई कारक चिन्ह आएगा, का, के लिए, से, पर, में, इस तरह के को, ऐसा कोई भी चिन्ह अगर आता है तो आप समझ जाइए वो तत्पुरुष समास ही होगा, और समास विग्रह इसी तरह से किया जाएगा उसका। मान लीजिए जैसे मैं अभी बात करता हूं राजकार्य, मान लीजिए एक शब्द लिख दिया मैंने राजकार्य, इसका हम समास विग्रह करके देखेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा राजा का कार्य। मैंने अभी आपको बताया था कारक चिन्ह आ गया यहां पर का। अगर मैं शब्द बोलता हूं यहां पर धनहीन, अगर मैं यहां पर बोलता हूं रसोई घर, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं राजनीति, अगर हम इन दोनों को देखें तो धनहीन, इसका समास विग्रह क्या बनेगा, अगर हम करके देखेंगे तो यहां पर धन से हीन, यहां पर कारक चिन्ह आ गया से। हम बात करते हैं रसोई घर, तो ये होगा रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। देखो बेटा जहां के लिए आ गया तो ये कारक चिन्ह है, कोई संप्रदान कारक में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट आता है राजनीति, तो यहां पर राज्य की नीति, या हम इसे राज की भी बोल सकते हैं, राज की नीति, तो यहां पर काके की चिन्ह आ गया। ऐसी स्थिति में कहीं पर भी कोई कारक चिन्ह अगर आता है तो वो तत्पुरुष समास होगा। अब अगर समस्त पद बनाना है, समस्त पद का मतलब होता है संक्षेप करना, अगर आप इसे संक्षेप करेंगे तो एक सिंपल तरीका है, यहां पर ये का आया है इसे यहां से हटा दीजिए, राजा का कार्य राजकार्य, धन से हीन धनहीन, रसोई के लिए घर रसोई घर, राज्य की नीति राजनीति, इस तरह से मिलाकर आप लिखेंगे, और समास का नाम कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। तो ध्यान रखिएगा समास विग्रह में सबसे पहला तत्पुरुष है, और तत्पुरुष समास की खास पहचान क्या हो गई, समास विग्रह करते समय उसका अर्थ बोलकर देखिए, अलग अलग करेंगे तो वो हो जाएगा, उसके अंदर कारक चिन्ह आएगा और तब होगा वो तत्पुरुष समास। आगे चलते हैं, तत्पुरुष के बाद में जो समास है वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की पहचान क्या है, देखिए कर्मधारय समास में दो शब्द होते हैं, और दोनों शब्दों में क्या, एक विशेषण और एक विशेष्य।
विशेषण विशेष्य क्या होता है बेटा? अगर बात करते हैं हम कर्मधारय की, कर्मधारय में क्या है? विशेषण विशेष्य। विशेषण विशेष्य क्या होगा? देखिए, एक किसी की गुण या दोष होगा किसी चीज का, और एक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो विशेष्य है। किसी का गुण या दोष बताया गया है वो विशेष्य, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो विशेष्य, और गुण या दोष बताया वो विशेषण। जैसे अगर बाई चांस मैं बात करूं यहां पर नीलकमल, महात्मा, जैसे एक शब्द आ गया यहां पर, कई बार आता है, बहुत सारे एग्जाम में ये आ जाता है, महापुरुष। देखिए जितने शब्द मैंने लिखे हैं, अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां पर कैसे समास विग्रह करेंगे? नीलकमल में नीला है जो कमल। अगर हम महात्मा की बात करते हैं तो यहां पर महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। महात्मा, महापुरुष की बात करते हैं, महान है जो पुरुष। देखिए ये जितने भी शब्द अगर आप लिखे हैं अपने यहां पर, महापुरुष, एक शब्द आपको और बता दूं जो एग्जाम में कई बार आता है, वो आपके डिफरेंस होता है इसमें और बहुब्रीहि समास में। जैसे आपने देखा नीलकंठ शब्द, अगर नीलकंठ का क्या लिख दिया आपने? नीला है जो कंठ। अगर आपने ये लिख दिया है तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या है? नीला है जो कमल। तो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? कमल, ये विशेष्य है, और नीला क्या है? विशेषण है। महान है जो आत्मा, किसके बारे में बात कर रहे हैं? आत्मा, ये विशेष्य है, और नीला महान जो है ये क्या है? ये विशेषण है। ऐसे ही आप देखेंगे सभी में विशेषण विशेष्य आया है। ये है कर्मधारय समास, जिसकी एक आसान पहचान है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट समास है द्विगु समास। देखिए द्विगु समास की क्या पहचान है? बिल्कुल एक सिंपल पहचान है इसकी, आपने देखा भी होगा, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होंगी तो उनके अंदर बहुत आसान से इसको मैंने बताने की कोशिश की है। और एक आसान पहचान है जिसके अंदर एक संख्या होगी। जहां पर संख्या है समझ जाइए द्विगु समास है, आधा नंबर तो आपका ऐसे ही पक्का हो गया। कैसे है? जैसे यहां पर एक शब्द लिख देते हैं हम, नवरात्र, पंचवटी, चौराहा। यहां पर अगर जैसे शब्द आ गया है, या जैसे आप एक अष्टाध्यायी शब्द बनाते हैं हम, अष्टाध्यायी, शताब्दी। अब जितने भी शब्द मैंने यहां पर लिखे, देखिए नवरात्र में आप सब जानते हैं आजकल नवरात्र चल भी रहे हैं, नव काउंटिंग है, पंचवटी में पंच काउंटिंग है, चौराहा में 4 काउंटिंग है, अष्टाध्यायी में 8 काउंटिंग है, और शताब्दी में शत यानी 100, जिसे हम सेंचुरी कहते हैं। तो यहाँ सभी में काउंटिंग आई है, और यहाँ पर क्या है? संख्या प्रधान होती है। जहां पर संख्या प्रधान है वो कौन सा समास होगा? द्विगु समास। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, देखिए एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसे, द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होगा? समास विग्रह जब करेंगे, ध्यान रखिए कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कहां पर समाहार आएगा कहां पर समूह आएगा। कोई अंतर नहीं है, समाहार या समूह दोनों ही आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे नवरात्र, तो क्या होगा यहाँ पर? 9 रातों का समाहार। पंचवटी, यहां पर 5, बेटा ध्यान रखना पंचवटी में 5 बटियों का नहीं है। बटी मीन्स कोई चीज नहीं होती, बटी मीन्स यहाँ पर बरगद के जो पेड़ हैं उन्हें बट कहते हैं, बट वृक्ष। तो यहाँ पर 5 बटों का समूह, यहां पर आ जाएगा 5 बटों का समूह। अगर आप यहाँ चौराहा कहते हैं तो ये हो गया आपका 4 राहों का समाहार या समूह, दोनों ही लिख सकते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट आ गया अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या है? यहाँ पर 8 अध्यायों का समाहार। और लास्ट है शताब्दी। शताब्दी में मैंने अभी बताया था 100
अब्द, अब्द देखिए, अब्द का मतलब होता है वर्ष। यहां पर 100, इसे हम लिख देंगे अब्दों का समाहार। 100 अब्दों का समाहार, ये हो गया शताब्दी। तो यहां पर हमें शब्द मिले नवरात्र, पंचवटी, चौराहा, अष्टाध्यायी और शताब्दी। ये जितने शब्द हैं इनमें सभी में काउंटिंग है, इसलिए ये हो गया द्विगु समास। और आप इसका जब भी पूछा जाएगा पहचान में, तो जहां पर संख्या की प्रधानता है वो है द्विगु समास। एंड नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व में देखिए दो शब्द आते हैं और दोनों ही पद प्रधान है। देखिए कैसे, आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से, बात कर लेते हैं जरा द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास में क्या है, दोनों पद प्रधान है। देखिए कैसे, बताता हूं। हम बात करते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व, द्वंद्व समास, देखिए इसके अंदर दोनों पद प्रधान है। और दोनों पद कैसे हो सकते हैं, ध्यान रखना, समास विग्रह जब बेटा करेंगे तो दो शब्दों के बीच में डैश लगा होगा, उस डैश की जगह पर आपको और बना देना है बस। जैसे आप यहां पर कहते हैं माता पिता, आप यहां पर कहते हैं सुख दुख, आप यहां पर बोलते हैं पाप पुण्य, यहां पर अगर कह सकते हैं आप दिन रात। ये जितने शब्द हैं, अगर इस तरह के शब्द आते हैं द्वंद्व समास में, तो यहां पर लिखा है माता पिता, हमें क्या करना है, समास विग्रह जब करेंगे, सिंपल एक तरीका, अगर डैश लगा हुआ है तो आप सीधी सीधी कह सकते हैं यहाँ पर द्वंद्व समास है, क्योंकि आप देख रहे होंगे माता पिता, भाई बहन, सुख दुख, ये जितने भी कभी ऐसे शब्द आते हैं द्वंद्व समास है। समास विग्रह करने के लिए क्या करेंगे, केवल इस डैश की जगह पर हम और का प्रयोग कर देंगे, समास विग्रह हो जाएगा। कैसे बना देंगे, माता और पिता, सुख और दुख, पाप और पुण्य, दिन और रात। और अगर कहीं पर और लगा हुआ है तो उस और की जगह पर डैश लगा दीजिए, दोनों को मिलाकर लिख देंगे, समस्त पद हो जाएगा। एक इसका आसान तरीका ये है। आगे चलते हैं, द्वंद्व समास के बाद में आपके समास हो गई, कर्मधारय हो गई, द्विगु हो गई, द्वंद्व हो गई, तत्पुरुष हो गई, और नेक्स्ट हम पहुंच जाते हैं बहुब्रीहि समास पर। देखिए बहुब्रीहि समास की आप गलती करते हैं, उसको जरा एक बार लिख कर देख लीजिएगा। बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास की स्पेलिंग गलत मत लिखिएगा। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद से मतलब है जब आप समास विग्रह करेंगे तो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये पता लगता है। आप समझ जाएंगे ये बहुब्रीहि समास है। ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे पूछते हैं क्या अर्थात भी लिखना है सर, अर्थात लिखना है। जैसे अगर मैं अभी शब्द का, आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक शब्द बताया था नीलकंठ, कर्मधारय समास भी है ये, लेकिन ये समास विग्रह के ऊपर है कि कौन सा समास आप लिख रहे हैं। अगर आपने लिखा है नीला है कंठ जो, तो कर्मधारय समास होगी। लेकिन अगर लिखा है नीला है कंठ जिसका, आपने लिख दिया नीला है कंठ जिसका, अर्थात ध्यान रखिएगा, अर्थात लिखना है, क्योंकि मुझे पता लगना चाहिए कि आपको पता है, हमें जानकारी मिलनी चाहिए कि आपको पता है। क्या होगा, नीला है कंठ जिसका, किसका है, अर्थात शिव। वो भी समास हो गया, क्योंकि जब हम लिखेंगे नीला है कंठ जिसका, हम बात कर रहे हैं, इससे पता लग रहा है किसी तीसरे व्यक्ति की जानकारी मिलती है, वो कौन है, शिव। तो इसका मतलब है ये बहुब्रीहि समास होगा। ऐसा ही एक और उदाहरण है यहाँ पर, पीतांबर। पीतांबर के अंदर क्या होगा, पीले हैं, अंबर मीन्स होता है बेटा वस्त्र, पीले हैं वस्त्र जिसके, किसके वस्त्र हैं पीले, अर्थात कृष्ण। पीले हैं वस्त्र जिसके, कौन है, अर्थात कृष्ण, पीतांबरधारी कहा जाता है उन्हें। अगर आप बाई चांस करते हैं यहां पर चक्रधर, चक्रधर का समास विग्रह करेंगे तो चक्र को धारण कर लिया है जिसने, चक्र को धारण किसने किया हुआ है, अर्थात विष्णु। गजानन, गज के समान मुख है जिसका, या आनंद, आनंद भी आप लिख सकते हैं, गज के समान आनंद अर्थात मुख है जिसका, गज के समान मुख किसका है, अर्थात गणेश।
तो गणेश को हम गजानन भी बोलते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर का मतलब है पेट, बड़ा पेट है जिनका, किसका है? गणेश जी का। तो लंबा है उदर जिसका अर्थात लंबोदर। एक दो शब्द यहाँ पर मैं और लिख रहा हूं क्योंकि ये बहुत एग्जाम में आते हैं और बच्चे इनमें गलतियां भी करते हैं, और आप लोग मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। एक शब्द है, आपने देखा होगा यहाँ पर, वीणा पाणी। तो जो मैंने शब्द बोले हैं, इन शब्दों की सबकी समास विग्रह करके जाइएगा, भले ही मैंने बोर्ड पर लिखा हो या ना लिखा हो। अभी मैंने एक शब्द लिखा है यहां पर, वीणा पाणी। वीणा पाणी, वीणा है हाथ, देखिए पानी का मतलब होता है बेटा हाथ, वीणा है हाथ में जिसके, किसके हाथ में है? अर्थात सरस्वती। एक है यहां पर चक्र पाणी, पाणी मीन्स हाथ, चक्र है हाथ में जिसके, किसके हाथ में चक्र है? अर्थात विष्णु। चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु। एक और आता है यहां पर गंगाधर। गंगाधर कौन है? जिसे हमने एक वर्ड यूज किया है, गंगाधर। गंगा को धारण कर लिया है जिसने, अर्थात कौन है? शिव। शिव के सिर पर गंगा है कि नहीं? तो गंगा को धारण कर लिया है जिसने अर्थात शिव। एक और आता है यहां पर चंद्रधर या चंद्रशेखर। एक वर्ड यूज होता है यहां पर चंद्रशेखर। चंद्रमा है शिखर पर जिसके, यानी सिर पर, चंद्रमा है सिर पर जिसके, कौन है वो? अर्थात शिव। तो ये जितने भी मैंने लिखे हैं, वीणा पाणी, चक्रपाणी, गंगाधर, चंद्रशेखर, लंबोदर, गजानन, इस तरह के जितने शब्द हैं वो सबका समास विग्रह तैयार करके जाइएगा, परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। और इसका लास्ट आता है अव्ययीभाव समास। देखिए अव्ययीभाव समास में ध्यान रखिएगा, पहला पद इसमें उपसर्ग होता है। कैसे है वो मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। समास का नाम है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास में बेटा एक चीज ध्यान रखने की है, इसमें पहला पद उपसर्ग होगा। जैसे आजन्म, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आ उपसर्ग है। अगर आपने यहां पर कहा आमरण, तो यहां पर आ उपसर्ग होगा। निर्धन, यहां पर आपको याद होगा मैंने निर उपसर्ग बताया था, कौन सा उपसर्ग था? यहां पर निर उपसर्ग था। ऐसे ही आप अगर बाई चांस करते हैं, यहां पर ये एग्जाम में काफी आने वाली चीजें हैं, यथाशक्ति। मैं एक एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं ताकि आप इसके आधार पर अपनी तैयारी आप कर लें। आजन्म की बात करते हैं, आजन्म, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? जन्म पर्यंत। जन्म पर्यंत, जन्म पर्यंत मतलब जब तक आप जीवित हैं तब तक, जन्म पर्यंत। आमरण, आमरण का मतलब होता है बेटा मरण पर्यंत। पर्यंत का मतलब आप जान जाइए, पर्यंत का अर्थ होता है तक, मरण तक। आमरण अनशन, आपने शब्द सुना होगा कि नेताजी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, मींस जब तक मृत्यु न आए तब तक। ठीक है। हम निर्धन की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था निर्धन का क्या अर्थ होता है। निर्धन में धन का अभाव। देखिए निर उपसर्ग जो होता है बेटा वो अभाव के अर्थ में होता है, निर्धन, निर्बल, निर्जन। ठीक है। और कोई भी शब्द अगर आप प्रयोग करते हैं तो वो क्या होगा? यहां पर निर्धन में क्या होगा? धन का अभाव। ये निर जो उपसर्ग है ये है धन का अभाव, निर्बल बल का अभाव, निर्जन जन का अभाव, निर्दोष दोषों का अभाव। ये इस तरह से समास विग्रह होता है। बात करते हैं यथाशक्ति, और ये शब्द ऐसा है यहां से लेके बड़े बड़े कंपटीशन तक ये एग्जाम्पल आता है और बच्चे तैयारी करते भी हैं इसकी। यथाशक्ति, ये कि यथा यहां पर उपसर्ग है, कैसे होगा इसका समास विग्रह? यथाशक्ति कैसा होगा? शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार, देखिए शक्ति क्या है यहां पर? शक्ति आ गया पहले, यथा मीन्स होता है अनुसार, यथा बल बल के अनुसार, यथा क्रम क्रम के अनुसार, ठीक है, यथा दान दान के अनुसार। तो यहां पर जो भी शब्द है यथा का अर्थ होता है अनुसार, और इस तरह से मिलाकर चलेंगे
तो आपकी अव्ययीभाव समास भी क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से समास के मैंने जितने एग्जाम्पल बताए उसके नियरेस्ट जो भी चीजें हैं उन्हें तैयार करके जाइए, परीक्षा आपकी अच्छी होगी। ग्रामर का दो मैंने चैप्टर कंप्लीट किए, उपसर्ग, प्रत्यय और समास क्लियर हो गया है। इसके साथ में अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं, सिंपल है, बहुत आसान, वाक्य। देखिए आपके यहां पर अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है, 10th में रचना के आधार पर है और क्लास 9th में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य भेद अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, बेटे ये 8 प्रकार के अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जो है वो 8 प्रकार के हैं। और 8 प्रकार के जो वाक्य भेद हैं वो कौन से हैं? दो तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक वाक्य को पहचानना है और दूसरा वाक्य को बदलना है। दोनों चीजें साथ साथ बताऊंगा, तैयारी करके जाइएगा। वाक्य के भेद कम से कम आप नाम लिखिए और नाम लिख करके उनकी तैयारी भी कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला है विधानवाचक, नंबर 2 प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, और में है इच्छावाचक। इच्छा जिसे हम कहेंगे यहां पर इच्छावाचक। नंबर 5 में आज्ञावाचक। 6 में विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट है नंबर 7 में संदेहवाचक। और फिर है 8 में संकेतवाचक। देखिए बेटा ये मैंने सभी लिख दी हैं, ये है संकेतवाचक, ठीक है। अब देखिए यहां पर एग्जाम में क्या होता है, एक एक इनमें से कभी कभी लिखा, हमेशा जो आता है 2 तो पहचानने के लिए आएंगे और 2 बदलने के लिए आएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस वाक्य का क्या भेद होगा। जैसे हम बात करें विधानवाचक, विधानवाचक में वो वाक्य होते हैं जो एक सरल हैं या जिनका एक विधान है, जिनका एक तरीका है। जैसे मैं प्रातःकाल उठता हूं, हमें प्रातः व्यायाम करना चाहिए, बच्चों को कक्षा में शांत बैठना चाहिए, हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, हमें गुरुओं का आदर सम्मान करना चाहिए, हमें वृक्ष लगानी चाहिए, हमें जल को गंदा नहीं करना चाहिए। हम इस तरह से करते हुए अगर जाते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा हम बात करें विधानवाचक सरल वाक्य होगा। बात करते हैं हम प्रश्नवाचक की, इसकी एक बिल्कुल आसान पहचान, 2 चीजें बता रहा हूं आपको। प्रश्नवाचक की आसान पहचान क्या है, कोई भी सेंटेंस लिखा होगा और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा, आप लिख सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे ही विस्मयादिबोधक वाक्य, इसमें आप इस तरह का चिन्ह लगा हुआ देखिए, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, आश्चर्यचकित करने वाला। जैसे मैंने बताया प्रश्नवाचक, इसकी क्या पहचान है, चिन्ह लगा होगा ऐसे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या मोहन बाजार जाता है, क्या हम सबने खाना खा लिया है, क्या तुमने अपनी पढ़ाई कर ली है, प्रश्नवाचक वाक्य और क्या का चिन्ह लगा होगा। नेक्स्ट मैंने ऐसे ही बताया आपको विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक में कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, ओ, अरे, वाह, किसी इस तरह के चिन्ह होते हैं आश्चर्यचकित करने वाले, और चिन्ह ये लगा होगा, ओह, इसके बाद में ये चिन्ह लगा होगा, तो आप कह सकते हैं ये कौन सा हो गया, विस्मयादिबोधक वाक्य। हम आगे चलते हैं निषेधवाचक। बेटा निषेधवाचक में हमेशा नकारात्मक होगा, नहीं, खाना नहीं खाना है, वहां बाजार मत जाओ, बच्चों के साथ मत खेलो, मत भी शब्द नेगेटिव में आएगा, नहीं में आएगा, मत खेलो ये भी नेगेटिव में आएगा, और अपने नहीं वाले शब्द आएंगे ही आएंगे, तो निषेधवाचक में आएगा नहीं वाले शब्द। ध्यान रखिएगा इच्छावाचक में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इच्छावाचक जब आता है तो वहां लिख देते हैं मेरी इच्छा है मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं, नहीं, यहाँ इच्छावाचक का अर्थ वो नहीं है। इच्छावाचक का मतलब है बेटा किसी के लिए शुभकामनाएं देना। शुभकामनाएं कैसी होंगी, भगवान करे आपकी आयु लंबी हो,
आप दीर्घायु हो, दीर्घायु को मतलब लंबी आयु हो, यह हो सकता है भगवान करे आपकी यात्रा सफल हो, आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें, आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएं। ये सब शुभकामनाएं जितनी भी आएंगी वो इच्छावाचक वाक्य के अंदर आएंगी। आगे चलते हैं आज्ञावाचक। बेटा आज्ञावाचक में दो चीजें समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। डायरेक्टली हम ऑर्डर दे रहे हैं किसी को, मेरे लिए गिलास पानी लाओ, ये आज्ञा है। किताब वहां रख दो, आज्ञा है। मेरा किताब वहां से उठाकर लाओ, ये आज्ञा है। ये नहीं है कि तुम्हें सुबह उठना चाहिए, ये आज्ञा नहीं है। तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये आज्ञा नहीं है। जाकर पढ़ो, मेरी किताब उठाकर लाओ, ये आज्ञा है। जैसा कि आप घर में खूब ऑर्डर देते भी हैं, तो ये है आज्ञावाचक। विस्मयादिबोधक मैंने बता ही दिया आपको। ओह, अरे, वाह, इस तरह के होंगे और चिन्ह ये लगा होगा, आप समझ जाएंगे ये विस्मयादिबोधक वाक्य। आगे चलते हैं संदेह और संकेत। बेटा यहां थोड़ा सा बच्चों में कंफ्यूजन होता है, ये तैयार करके जाइएगा। संदेहवाचक वाक्य में होते हैं शायद। शब्द कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? शायद हो सकता है, या संभवतः। संभवतः का मतलब संभावना है। शायद मैं कल दिल्ली चला जाऊं, हो सकता है मैं दिल्ली चला जाऊं, और संभवतः मैं दिल्ली चला जाऊं। संभवतः का मतलब संभावना है मैं दिल्ली चला जाऊं, तो शायद, हो सकता है, संभावना, ये सब किसके आएंगे? संदेह, डाउट जिसे हम कहते हैं। डाउट है मैं दिल्ली चला जाऊं, हो सकता है मैं दिल्ली चला जाऊं, तो डाउट है, तो यहां पर संदेहवाचक वाक्य होगा। एंड लास्ट है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में ध्यान रखिएगा, एक शब्द कौन कौन से शब्द से स्टार्ट होता है सेंटेंस? यदि से स्टार्ट हो सकता है, जब से स्टार्ट हो सकता है, जैसे ही से स्टार्ट हो सकता है, और जब जब। मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे संकेतवाचक वाक्य में कैसा होता है वाक्य? एक वाक्य का हिस्सा दूसरे के ऊपर आधारित होता है। कैसे? यदि बाजार जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, यदि तुम परीक्षा में अच्छे अंक लाते तो मैं तुम्हारे लिए मिठाई भी लेकर आता। दूसरा जब, जब तुम बाजार जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, जब वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, अब जैसे ही वाले का प्रयोग कर रहा हूं, जैसे ही मैं घर से बाहर निकला वर्षा होने लगी। जब मैं घर पहुंचा तब तक वह जा चुका था। ये जितने शब्द हैं ऐसे शब्द आ जाते हैं इसके अंदर संकेतवाचक। तो संदेहवाचक में डाउट वाले, और संकेतवाचक में यदि, जब, जैसे ही वाले वाक्य जो हैं संकेतवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो इच्छावाद, ये जितने वाक्य हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, एक तो ये पहचानने के लिए आते हैं, और एक वाक्य चेंज करने के लिए भी आते हैं। तो चेंज करने वाले बेटा कैसे होते हैं? सिंपल है, दो तीन बता रहा हूं आपको। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो यहां पर अगर बाई चांस प्रश्नवाचक बनाना है तो प्रश्नवाचक लगा देंगे, क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूं। अगर यहां पर निषेधवाचक में बदलना है, मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं। अब यहां पर विस्मयादिबोधक में अगर बनाना है तो क्या, और आप लगा दीजिए ये वाला चिन्ह, क्या पुस्तक पढ़ रहा हूं, क्या पुस्तक पढ़ रहा है। इस तरह के वाक्य इसके अंदर हो सकते हैं। तो इसी तरह से इन्हें चेंज करने वाला वाक्य भी इस तरह से बना सकते हैं। तो ये है आपका अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। ग्रामर का एक लास्ट चैप्टर है अलंकार, जिसके अंदर 3 अलंकार, आपके यहाँ शब्दालंकार हैं, तो शब्दालंकार 3 हैं, वो मैं बता रहा हूं, उनकी अच्छी तरह से तैयारी करके जाइएगा। ग्रामर का जो लास्ट चैप्टर है वो है अलंकार, वो आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूं, और ध्यान से रखिएगा जितनी मैं आपको बोलकर बता रहा हूं चीजें, इसके नियरेस्ट इक्वल जो भी चीजें हैं वो तैयार करके जाइएगा, आपकी परीक्षा निश्चित तौर पर अच्छी होगी। देखिए हम बात कर लेते हैं अलंकारों की। अलंकार पहचानने के लिए आएगा बेटा, लिखने के लिए कम आता है। अलंकार पहचानने के लिए एग्जाम्पल आएंगे, एग्जाम्पल में अलंकार को पहचानना है। भेद भी आ सकता है लिखने के लिए, तो ध्यान रखिएगा, एक एक एग्जाम्पल याद करके जाइएगा। आपके यहां पर शब्दालंकार हैं 3, अनुप्रास, यमक और श्लेष, केवल 3 हैं आपके यहां पर। तो अनुप्रास, यमक और श्लेष तीनों का एक एक छोटा छोटा एग्जाम्पल याद करके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि अलंकार, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए, यमक अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। तो मैं जो उदाहरण लिख रहा हूं उन्हें से याद भी कर लीजिएगा, ऐसा एग्जाम्पल याद भी आप कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं अलंकार की। तो बेटा सबसे पहला अलंकार है अनुप्रास। देखिए इसकी एक आसान पहचान है। अनुप्रास अलंकार की क्या पहचान है?
जहां किसी एक वर्ण, वर्ण का मतलब ध्यान रखिएगा अक्षर, जहां किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, कोई वर्ण है वो बार बार आता है, अनुप्रास अलंकार होगा। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, दोनों तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पहचानने के लिए भी और उसका भेद लिखने के लिए भी। तो आपको जो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं या बोल रहा हूं, ये सभी आप याद भी कर सकते हो, तो आपके काम आएंगे। जैसे अनुप्रास अलंकार, इसकी क्या पहचान बताई मैंने, किसी एक वर्ण की आवृत्ति जब बार बार होती है, अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर रघुपति, राघव, राजा, राम। तो र र र र, बार बार र आ रहा है, अनुप्रास अलंकार है। पतित पावन सीताराम, पतित पावन, बार बार आया है यहाँ पर। या यहाँ पर यह चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो चारु चंद्र की चंचल किरणें, च शब्द बार बार आया है, आप कह सकते हैं यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। एग्जाम्पल भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका यमक। बेटा यमक और श्लेष में बहुत थोड़ा सा अंतर है। यमक की कभी छोटी तौर पर डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। यमक की पहचान क्या है, एक ही शब्द कम से कम 2 बार आएगा एक साथ, कोई एक शब्द कम से कम 2 बार आएगा और दोनों बार उसका अलग होगा। शब्द एक ही होगा लेकिन एक से बाद ज्यादा बार आएगा, 2 बार कम से कम, और दोनों बार उसका अर्थ अलग होगा। अलंकार कौन सा होगा, यमक अलंकार। उदाहरण के तौर पर काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो देखिए यहां पर क्या, काली घटा ये आ गया, घमंड घटा एक जैसा आ गया। शब्द तो घटा घटा एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग हैं। क्या है, काली घटा ये आसमान में छाने वाली घटा है, का घमंड घटा, घमंड कम हो गया। तो घटा घटा शब्द आया तो एक जैसा ही है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है, इसलिए हम इसे कहेंगे यमक अलंकार। यहाँ पर इसी तरह से कनक कनक से 100 गुनी मादक का अधिकार, तो कनक कनक आपके यहाँ पे किताब में है, ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। या एक एग्जाम्पल मिलता है, 3 बेर खाती थी अब 3 बेर खाती है, तो बेर बेर शब्द जो आया है उनमें भी यमक अलंकार है। तो ये एग्जाम्पल आप यमक के लिए तैयार कर सकते हैं। लास्ट आता है श्लेष। बेटा यहां ध्यान रखने की चीज है, श्लेष जो अलंकार होगा इसमें कोई शब्द एक बार आएगा लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक होंगे। शब्द एक ही होगा लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक होंगे, ये होगा श्लेष अलंकार। इसका एक एग्जाम्पल काफी फेमस है और काफी एग्जाम में आता भी है। सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण को ढूंढत फिरत, ये सुवर्ण शब्द एक बार आया है यहाँ पर। सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, सुवर्ण शब्द एक बार आया है लेकिन इसके जो अर्थ है वो 3 लोगों के लिए अलग अलग है। सुंदर वर्ण, कवि, कवि क्या चाहता है, उसकी कविता में सुंदर वर्ण हो। व्यभिचारी, बुरी नीयत का व्यक्ति, गोरे रंग की ओर आकर्षित होता है, सुंदर रंग की ओर आकर्षित होता है। और चोर, चोर कौन है, जो सोना चुराता है। उसके लिए क्या है इसका मीनिंग, स्वर्ण, स्वर्ण सोना। ये सोना हो सकता है, चांदी हो सकती है, कोई भी किसी प्रकार का धन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सुवर्ण का मतलब है यहाँ पर स्वर्ण। तो स्वर्ण कवि चाहता है सुंदर वर्ण, व्यभिचारी चाहता है सुंदर वर्ण गोरा रंग, और चोर चाहता है सुवर्ण सोना। तो इस तरह से करते हुए अगर शब्द एक है लेकिन मीनिंग एक से अधिक है, तो इस तरह का शब्द जब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा, आप इसे आप कहेंगे यहाँ पर कि कवि व्यभिचारी चोर सुवर्ण शब्द है लेकिन मीनिंग तीनों के लिए अलग है। तो ये इस तरह से हम कहेंगे, तो ये अलंकार की आपकी तैयारी आपकी हो जाती है। छोटी छोटी 3 बातें आपको और बता देता हूं, आपकी सूचना पर, आपकी संवाद पर और आपके ईमेल पर, जो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस पूरी वीडियो को मैं एक ग्रामर का पार्ट ही बनाकर आपको दूं। चैप्टर्स की तैयारी आप कर सकते हैं, उनकी तैयारी में के बाद में बता सकता हूं, जो आगे वीडियो दे सकता हूं। आज मैं ग्रामर पर बात कर रहा हूं। देखिए अलंकार पर हमने क्लियर कर लिया है। सिंपल बात बता देता हूं सबसे पहले आपको सूचना के लिए, सिंपल है तरीका, उसका कुछ ज्यादा नहीं है
और ज़्यादा मुझे उसमें कुछ आपको बताना भी नहीं है। आपकी प्रैक्टिस आपके टीचर्स ने काफ़ी कराई है, आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी है, फिर भी थोड़ा सा पॉइंट है उसे समझ लीजिएगा। आप सूचना लिख रहे हैं, आप यहां पर इस तरह से जिस आप अपने स्कूल के तरफ से लिख रहे हैं, प्रिंसिपल की तरफ से लिख रहे हैं, कोई भी चीज लिख रहे हैं, अगर आप किसी संस्था की तरफ से लिख रहे हैं तो उसका नाम सबसे ऊपर यहां पर आ जाएगा। मान लीजिए प्रधानाचार्य की ओर से लिखा गया तो यहां पर रेनेसा स्कूल सूचना, ठीक, यहां पर आ गई आपकी दिनांक, जिसे हम कह सकते हैं दिनांक, और यहां पर आ गया आपका विषय। ये चीज होनी चाहिए। इससे रेनेसा स्कूल या मान लीजिए किसी संस्था है, संस्था की तरफ से, मान लीजिए किसी और संस्था की तरफ से आपके विद्यालय में कोई आयोजन किया जा रहा है तो उसका नाम, सूचना, दिनांक और फिर यहाँ पर विषय, और 3-4 लाइन में आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। लास्ट में जिसकी तरफ से सूचना लिखी जा रही है उनका नाम आप आसानी से लिख सकते हैं। तो ये सूचना का फॉर्मेट है, इसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट आता है आपका ईमेल के बारे में। बेटा ईमेल में कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि टीचर्स ने बच्चों को जो लिखवाया है फॉर्मेट में, यहां पर सिंपल तरीका है फ्रॉम टू सीसी, जिसे कह सकते हैं आप दिनांक और विषय, और यहां पर लिखने के बाद में महोदय, ये आपने लिखा यहां से और लिखना स्टार्ट। ये ध्यान रखिएगा, कई बार पेरेंट्स बच्चों को माइंड में ये कंफ्यूजन होता है कि हमारी मैडम ने तो प्रेषक और प्रेषित ही लिखाया है और यहाँ पर सीसी के बाद में बीसीसी भी लिखाया है, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपको, कोई जरूरी नहीं है कि आप प्रेषक प्रेषित लिखें। अब फ्रॉम आपकी तरफ से लिखी जा रही है तो अपना नाम, टू जिसको लिखा जा रहा है ईमेल, और सीसी, सीसी में किसी अपर पोस्ट के व्यक्ति का भी आप जिक्र कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे प्रिंसिपल को लिखा आपने तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल @ जो भी नाम डालना है, टू अपनी आईडी, एंड ऊपर आप लिखते हैं तो कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, किन किन को भेज सकते हैं आप, चेयरमैन, सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, कोई भी नाम इस तरह का दे सकते हैं, और डेट। विषय यहां पर छोटा लिखें, ध्यान रखें आपके घर के आसपास सफाई नहीं है तो सफाई की समस्या, अगर बिजली बार बार कटती है तो बिजली कटौती की समस्या, इस तरह से लिखेंगे। और फिर महोदय लिख करके इसे आप यहां से लिखेंगे और लास्ट में लिख देंगे भवदीय। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी करिएगा। नेक्स्ट आपका आता है संवाद। बेटा ध्यान रखिएगा, संवाद जब भी आएगा, हर एक 2 व्यक्तियों के बाद, मान लीजिए 2 महिलाओं के बीच संवाद लिख रहे हैं आप, 2 महिलाओं के बीच संवाद लिखा आपने, तो आप पहला स्टेटमेंट लिखिएगा, 2 महिलाओं के बीच संवाद, जिनमें पहली महिला का नाम है सीता, दूसरी महिला का नाम है गीता, और फिर स्टेटमेंट में सीता और गीता ही नाम लिखिएगा, और दोनों के स्टेटमेंट कम से कम 5-5 होने चाहिए। पत्र, ईमेल, संदेश और संवाद जो भी लिख रहे हैं आप, वो नए पेज पर लिखें, एक ही जगह पर मिलाकर उसे न लिखें। पत्र का आपको पता ही है, औपचारिक अनौपचारिक दोनों आप करते रहें, अभ्यास किया है आपने। ग्रामर की मुझे लगता है कि इसके अलावा आपको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। इतनी भी तैयारी अगर आपने कर ली तो निश्चित तौर पर आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। क्षितिज और कृतिका में जो टीचर्स ने चैप्टर में आपकी तैयारी कराई है, उन्हें तैयारी करते जाइए, क्वेश्चन तैयार करते जाइए और लिख करके देखिएगा, तब जाकर आपकी तैयारी होगी। संभवतया कल आपको मैं एक वीडियो और दूंगा जिसमें क्षितिज और कृतिका के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको आप कैसे लिखेंगे उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। तो कल इवनिंग तक मैं आपको इसकी वीडियो भी आपको दे दूंगा। जुड़े रहिए शिक्षा संकल्प बाय विवेक सर इस चैनल पर, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट देना मत भूलिएगा।